नमस्कार एंड वेलकम टू बोधिसत्वा इंस्टीट्यूट केमिस्ट्री क्लास 11th चैप्टर नंबर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो इसमें आज का हमारा टॉपिक है एलिमेंट्स, जो कि बहुत ही बेसिक टॉपिक है जो बच्चे 8th क्लास में, 7th क्लास में, 9th क्लास में, 10th क्लास में भी इसको पढ़ते रहते हैं। तो क्योंकि बेसिक से स्टार्ट हो रहा है तो सोचा कि इसको पूरी तरह से आज डिस्कस कर दिया जाए। तो चलिए लेके प्रभु का नाम करते हैं स्टार्ट कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। व्हाट आर एलिमेंट्स? देखिए, एलिमेंट्स बेसिकली क्या है। एलिमेंट बेसिकली वो मैटर होगा विच कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल। कोई भी ऐसा सब्सटेंस, कोई भी ऐसा मैटर विच कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ particle may be atom or molecule, known as element. It means substance which consist of only one type of particles, that is एटम्स। वो पार्टिकल एटम भी हो सकते हैं और वो पार्टिकल कभी कभी कुछ पर्टिकुलर केस में देखेंगे मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। तो एलिमेंट बेसिकली मैटर है। और अपने अगर हम आसपास देखें तो एलिमेंट्स की कोई कमी हमें नजर नहीं आएगी। जैसे कि बात करें हाइड्रोजन की, एक एलिमेंट है जो कि बहुत ही ज्यादा एक लाइट एलिमेंट है, बहुत ही ज्यादा एक लाइट एलिमेंट होता है, बहुत ही हल्की गैस जो बैलून वगैरह में फिल की जाती है। हाइड्रोजन हो गया, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ये सब हमारे लिए क्या है? अलग अलग एलिमेंट्स हैं। मॉर्निंग में हम अपना लंच पैक कर रहे हैं तो एल्यूमिनियम फॉयल की रिक्वायरमेंट हो जाता है, तो एल्यूमिनियम क्या है? एक एलिमेंट है। मोबाइल चला रहे हैं, कंप्यूटर चला रहे हैं, तो उसमें जो चिप वगैरह इस्तेमाल हो रही है सिलिकॉन की, एक एलिमेंट है। माचिस जला रहे हैं तो कहीं ना कहीं रेड फास्फोरस यानी फास्फोरस हमारे लिए एक एलिमेंट है। घरों में क्लोरीनेटेड वाटर आ रहा है तो क्लोरीन एक एलिमेंट है। बच्चे नियॉन लाइट में बैठ के पढ़ रहे हैं, एक एलिमेंट है। कहने का मतलब है हम अपनी लाइफ को अगर देखें ना तो हमारी लाइफ सराउंडेड है एलिमेंट से। लोहा एक, आयरन एक एलिमेंट है, मैग्नीशियम एक एलिमेंट, सोडियम एक एलिमेंट, पोटेशियम एक एलिमेंट, कोबाल्ट, जिंक, निकल, आयरन, क्रोमियम, मैग्नीज, टंगस्टन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, पैलेडियम, ये सब हमारे लिए अलग अलग एलिमेंट है। मैं कितनों के नाम बताऊं, बहुत सारे एलिमेंट है। तो ये जितने भी एलिमेंट मैं बोल रहा हूं ये सब हमारे लिए मैटर है विच कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम, और सम टाइम कभी कभी मॉलिक्यूल की भी बात होगी। इसको ऐसे समझ लीजिए जैसे कि अगर कोई बिस्किट का पैकेट है ना, पार्ले जी, यस पार्ले जी, मैंने कुछ ज्यादा बड़ा बना दिया बट कोई बात नहीं। तो पार्ले जी के अंदर जितने भी बिस्किट हैं उन सभी बिस्किट का जो साइज होगा, शेप होगी, एनर्जी होगी जो हमें खाने के बाद मिलेगी, वो सब एक जैसी होगी। इसका मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी एलिमेंट है हमारे पास, अगर कोई भी एक्स वाई जेड एलिमेंट है हमारे पास, तो दैट एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ वन टाइप ऑफ एटम। मान लो ये सब एटम है जो ये ट्राइंगल शेप के मैं बना रहा हूं, ये सब एक ही तरह के एटम्स हैं, ठीक है। तो all the atoms in an element are identical with respect to shape, with respect to size, with respect to mass, with respect to reactivity, with respect to their energy level, whatever. All the atoms in an element, all the atoms in an element are identical, are identical with respect to shape, with respect to size, with respect to their atomic mass, with respect to their energy level, etc. जो भी प्रॉपर्टी होती है
वो सब आइडेंटिकल होगी। ऑल द एटम्स इन एन एलिमेंट आर आइडेंटिकल। ओके, रिपोर्ट है। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन आएगी, करेंगे उसको बाद में डिस्कस, कि एक एलिमेंट के अंदर सारे एटम एक जैसे होते हैं, एंड ये जो एटम्स होते हैं दे डू इंटरैक्ट विद ईच अदर थ्रू इंटर एटॉमिक फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटर एटॉमिक फोर्सेस के थ्रू ये अब सब एटम्स आपस में एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन द magnitude of the intermolecular forces, depending upon the magnitude of intermolecular forces inside element, कि एलिमेंट के अंदर जो एटम्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम इसको सॉलिड में भी कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, हम इसको लिक्विड में भी कंसीडर कर सकते हैं और डेफिनेटली गैस में भी कंसीडर कर सकते हैं। अगर सॉलिड के अंदर हम एटम की पैकिंग की बात करें तो एटम्स क्लोजली और टाइटली पैक्ड होता है, इस तरीके से एटम्स आर क्लोजली एंड टाइटली पैक्ड। लिक्विड में क्या है, वो पैकिंग थोड़ा सा लूज हो जाती है, और गैस में तो आप ये समझ लीजिए कोई पैकिंग नाम की चीज ही नहीं है। तो यहां पर अरेंजमेंट मैंने ऐसे दिखाई, ये अरेंजमेंट से भी हो सकती थी, ये अरेंजमेंट ऐसी भी हो सकती थी। तो ये मत सोचिएगा कि किसी भी सॉलिड के अंदर जो एटम्स हैं वो क्लोजली और टाइटली पैक्ड तो होते हैं, लेकिन क्या पैकिंग सभी के अंदर एक जैसी होगी? ना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे हर बच्चे का आईक्यू अलग अलग होता है, हर क्लास में बच्चों की इंटरेक्शन डिफरेंट डिफरेंट होती है, तो हर सॉलिड के अंदर जो एटम्स की अरेंजमेंट है वो भी डिफरेंट होती है। तो डिपेंडिंग अपॉन द अरेंजमेंट ऑफ एटम कि हाउ द एटम्स आर क्लोजली एंड टाइटली पैक्ड, अगर वो थोड़ा सा लूजली पैक्ड हैं तो पैकिंग थोड़ी लूज होगी, मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा कम होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड के अंदर थोड़ी सी कम होगी, डेंसिटी कम होगी, रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, और ये ऐसे सॉलिड होंगे जो बेचारे थोड़े से सॉफ्ट होंगे, जैसे सोडियम, पोटेशियम। बहुत इजीली हम इनको नाइफ से कट कर लेते हैं। सोडियम और पोटेशियम को बहुत ही आसानी के साथ कट किया जा सकता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं सॉफ्ट मेटल की कैटेगरी में आ रहे हैं, कहीं ना कहीं ये लो डेंसिटी की कैटेगरी में आ रहे हैं, कहीं ना कहीं ये लो मेल्टिंग पॉइंट की कैटेगरी में आ रहे हैं। लेकिन कुछ सॉलिड ऐसे होंगे जिनके अंदर एटम्स की जो पैकिंग होगी माशाल्लाह बहुत ही खतरनाक होगी, एटम्स बहुत ही क्लोजली और टाइटली पैक्ड होंगे, तो इन दैट केस वो होंगे हमारे लिए हार्ड सॉलिड। अब वो चाहे आयरन हो, क्रोमियम हो, मैग्नीज हो, ठीक है, टंगस्टन हो, कोबाल्ट हो, ये सब, इन सब का होगा हाई मेल्टिंग पॉइंट, इन सब का हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा, और इन सभी की हाई डेंसिटी भी होगी। लेकिन जो सोडियम पोटेशियम है वो तो आप जानते हैं बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि पैकिंग लूज है, उतनी लूज है तो सॉलिड, लेकिन सभी सॉलिड के अंदर पैकिंग एक जैसी नहीं होगी, किसी में लूज होगी तो किसी में थोड़ा ज्यादा टाइटली पैक्ड होंगे। लेकिन जब हम बात करते हैं लिक्विड की तो वहां पर पैकिंग थोड़ी लूज है, बट वेरी फ्यू एलिमेंट्स, वेरी फ्यू एलिमेंट्स exist in liquid state at room temperature and it is mercury। नॉर्मल कंडीशन में जब हम बात करते हैं तो मर्क्यूरी ही हमारा लिक्विड स्टेट में हमें दिखाई देता है, जिसको हम कहाँ यूज करते हैं? थर्मामीटर में, थर्मोमीटर में हम इसको भाई को यूज करते हैं। अरे भाई क्यों यूज करते हैं मर्क्यूरी को थर्मामीटर में? क्योंकि एक तो ये हीट सेंसिटिव है। क्या है? हीट सेंसिटिव, कि थोड़ा सा भी सेंसिटिव, अगर हमारी बॉडी को थोड़ा सा भी फीवर फील होता है, जैसे ही हम थर्मामीटर अपने माउथ में या बगल में लगाते हैं तो वो उस हीट को फील करता है और राइज कर जाता है, राइज कर जाता है, यानी हीट सेंसिटिव है। थोड़ी सी भी हीट मिलेगी तो ऊपर जाएगा, कूलिंग मिलेगी तो नीचे आएगा, हीट सेंसिटिव होता है। और दूसरी बात, डू नॉट वेट, डू नॉट वेट, जो भी थर्मामीटर की वॉल होती है उसको वेट नहीं करता। आप पानी एक गिलास में डालिए और एक गिलास से उसे दूसरे गिलास में ट्रांसफर कीजिए, देखिए पानी की कुछ बूंदें गिलास पे लगी रह जाएंगी। लेकिन मर्क्यूरी जो होता है वो कभी भी वेट नहीं करता। किसको? किसको वेट नहीं करता?
जो भी थर्मामीटर की वॉल होती है उनको वो वेट नहीं करता है। ये इसकी एक प्रॉपर्टी है, बड़ी जबरदस्त प्रॉपर्टी है इसमें, ठीक है, बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्सेस आप कह सकते हैं। अच्छा, गैस की बात करें तो गैस में क्योंकि कोई अरेंजमेंट तो है नहीं, कोई पैकिंग नाम की चीज है नहीं, सबसे वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। सॉलिड में सबसे स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगी, लिक्विड में थोड़ा सा वीक हो जाती है, और गैस में तो या तो है नहीं, और है भी तो बहुत बहुत कम होती हैं, जैसे कि हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनोन, रेडॉन, जिसको हम क्या कहते हैं, हेमा नेहा अर्चना के एक्सरे रंगीन, हेमा नेहा अर्चना के एक्सरे रंगीन। लेकिन अब हाइड्रोजन एक एलिमेंट है लेकिन मॉलिक्यूल से बना है, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है लेकिन मॉलिक्यूल से बना है, जिसके एक मॉलिक्यूल में दुई एटम है, दुई। इसी प्रकार से नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, और भी बहुत सारे मिल जाएंगे। ये जनरली गैसेस स्टेट में है, लेकिन ये मत सोचिएगा कि सभी एलिमेंट के अंदर जो पार्टिकल हैं वो एटम होते हैं, किसी किसी के पार्टिकल मॉलिक्यूल भी होते हैं, एंड दीज आर द फ्यू एग्जांपल्स। तो डिपेंडिंग अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, हमने सॉलिड को 3 कैटेगरी में ले लिया, दैट इज सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो मैंने कोई नई चीज तो बताई नहीं, ये तो अब बच्चा 6, 7, 8 से पढ़ना शुरू कर ही देता है, ठीक है। सो डिपेंडिंग अपॉन कि ठीक है भाई, सॉलिड में अरेंजमेंट के बिहाफ पे हमने उनको क्लासिफाई कर दिया, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैस में। अगर मैं प्रॉपर्टी की बात करूं, कंडक्टिव प्रॉपर्टी की बात करूं, कंडक्टिंग प्रॉपर्टी, कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो हम एलिमेंट को क्या लेते हैं, मेटल लेते हैं। हम एलिमेंट्स को नॉन मेटल के तौर पे भी लेते हैं, और बेचारे बीच का बिच्छू भी हो जाते हैं कुछ, जिन्हें हम मेटलॉइड्स कहते हैं। देखिए जरा, तनिक तनिक तनिक, मेटल आप सभी जानते हैं वो सब्सटेंस होते हैं, वो एलिमेंट हैं विच अलाउ द हीट एंड करंट टू पास थ्रू। हमारे घर में कॉपर की वायरिंग हो रखी है, ठीक है, तो कॉपर इज अ सब्सटेंस विच अलाउ द हीट टू पास थ्रू इट। कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये मेटल हैं जो अपने अंदर से करंट को जाने देते हैं, विच अलाउ द करंट टू पास थ्रू देम। मेटल की जो बात करते हैं तो जनरली मेटल हार्ड होते हैं, मेटल में जनरली शाइनी लस्टर होता है, चमक होती है, जैसे कि गोल्ड में होती है, गोल्ड और सिल्वर, खासतौर से गोल्ड की बात करते तो शाइनी लस्टर होता है इनमें, हार्ड होते हैं। सोनोरस, सोनोरस यानी कि जब किसी चीज से आप हिट करेंगे तो दे विल प्रोड्यूस साउंड, जैसे मंदिर में आप घंटा बजाते हैं टन, तो सोनोरस। मेटल क्या होते हैं, मेटल सारे सोनोरस होते हैं, शाइनी अपीयरेंस होते हैं, चमक होती है बहुत जबरदस्त, हार्ड होते हैं। हाँ, कुछ कुछ बड़े ही कुछ मेटल ऐसे हो सकते हैं जो सॉफ्ट हों, जैसे सोडियम, पोटेशियम, जिनको आप आसानी से कट कर पाते हैं, सोनोरस हो गए। मेलिएबल हो गए, मेलिएबल, मेलिएबल का मतलब होता है हैमर मारोगे, हथौड़ा मारोगे तो इनको आप एक बहुत ही थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि आप एल्यूमिनियम की फॉइल बना देते हैं। गोल्ड की भी बहुत पतली सी एक पत्ती बन जाती है, क्योंकि गोल्ड बहुत ज्यादा मेलिएबल है, एल्यूमिनियम बहुत मेलिएबल मेटल्स होते हैं, गोल्ड बहुत मेलिएबल मेटल होते हैं, इनको आप एक किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। डक्टाइल होते हैं, डक्टाइल का मतलब आप इनको वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कॉपर की वायर बना देते हैं आप, है ना, ज्वेलरी बनाने से पहले भी गोल्ड की वायर बनाई जाती है, तो इसी तरह से डक्टाइल मींस ठीक है, वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, मेलिएबल शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। सोनरस, घरों की एंट्री पे जो विंड शाइन लगाते हैं, जब उनसे सर टकराता है तो साउंड आती है, तो वो मेटेलिक होते हैं, ठीक है, और शाइनी लस्टर तो होता ही है, डक्टाइल हो गया। और कंडक्टिंग, कंडक्टिंग का मतलब होता है भाई इनमें करंट पास होगा, जैसे कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, सिल्वर हो गया, इनमें से करंट पास हो जाता है। कॉपर तो हम घरों में यूज कर ही रहे हैं, हार्ड हो जाते हैं। अच्छा, लेकिन क्या सभी मेटल का मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा, ऐसा नहीं है। गैलियम बेचारा एक ऐसा मेटल है, उसको आप अपने हाथ पे रख दो, ओ हो मक्खन की तरह पिघल जाता है। तो गैलियम एक सॉफ्ट मेटल सॉलिड के तौर पे कंसीडर किया जाता है, ठीक। अच्छा, जो नॉन मेटल होते हैं जनरली ये हार्ड हैं और सॉलिड हैं, लेकिन नॉन मेटल की जब बात करते हैं
ये गैसियस फॉर्म में आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे, वो चाहे नाइट्रोजन हो, चाहे ऑक्सीजन हो, फ्लोरीन हो या क्लोरीन हो, जनरली ये डायटोमिक फॉर्म में होते हैं। इसमें मजा नहीं आया मुझे, इसको मैं हटा देता। जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ये सब गैसेस फॉर्म में है, नॉन मेटल है लेकिन गैसेस फॉर्म में है। अच्छा, लेकिन इट डजंट मीन कि सारे के सारे गैस ही होते हैं भाई, सॉलिड भी होते हैं, वो चाहे कार्बन हो, चाहे बोरोन हो, सिलिकॉन हो, फास्फोरस हो या सल्फर हो, इस तरह से सॉलिड भी होते हैं, गैस भी होते हैं, लेकिन इनमें कोई शाइनी लस्टर नहीं होता, नो शाइनी लस्टर, ठीक है, लस्ट्रस नहीं होते। लेकिन फिर भी क्या होता है ना, केमिस्ट्री में क्या एक कहावत होती है, केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट एक्सेप्शन, एक्सेप्शन। भाई साहब बदनाम करके रख दिया है केमिस्ट्री को कि कुछ ना आए तो बस एक्सेप्शन वर्ड एक लगा दो और वहां से निकल जाते हैं टीचर, बट ऐसा नहीं है। चलिए, तो यहाँ पर जो आयोडीन है वो कहीं ना कहीं एक मेटेलिक लस्टर की तरह शो करता है। आयोडीन यहाँ पर एक एक्सेप्शन के तौर पे हम लेंगे, कि एक्सेप्शन के तौर पर हम यहाँ पर आयोडीन को लेते हैं कि आयोडीन में कुछ हद तक एक मेटेलिक लस्टर आता है और आयोडीन भी एक डाई एटॉमिक फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ये सोनोरस थे मेटल, ये नॉन सोनोरस होते हैं, ये साउंड को प्रोड्यूस नहीं करेंगे। ठीक है, मेलिएबल होते हैं ना, नॉट मेलिएबल, ये कोई मेलिएबल नहीं है बेचारे। ठीक, डक्टाइल होते हैं ना, ये नॉट डक्टाइल, कोई डक्टाइल वक्टाइल नहीं है ये। इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्टिंग होते हैं, ये नॉन कंडक्टिंग होते हैं। लेकिन फिर भी कहीं कहीं कुछ कहानी हमें मिलेगी, जैसे कि एक्सेप्शन की बात कर रहे हैं तो ग्रेफाइट यहां पर मिल जाता है। ग्रेफाइट यानी कि कार्बन का एक एलोट्रोप होता है तो नॉन मेटल, बट फिर भी इट अलाउ द करंट। इसी तरह ब्लैक फॉस्फोरस भी होता है हमारा, ब्लैक फॉस्फोरस, कालू कालू राम हमारा, black phosphorus and graphite, these are the two known metal which are conducting। जब मेटलॉइड की बात करते हैं तो मेटलॉइड इट इज लाइक, जैसे क्रिकेट में एक बंदा होता है जो बैटिंग और बॉलिंग दोनों कर लेता है, फील्डिंग भी बहुत अच्छी कर लेता है, तो कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं एलिमेंट की दुनिया में जो मेटेलिक और नॉन मेटेलिक दोनों तरह की प्रॉपर्टी शो कर लेते हैं, थोड़ा बहुत कंडक्टिंग हो जाते हैं, तो ऐसे सब्सटेंस को मेटलॉइड कहा जाता है। जैसे कि सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, आर्सेनिक हो गया, बिस्मथ हो गया, एक्सेट्रा। तो ये कुछ आपको एलिमेंट ऐसे मिलेंगे जो मेटलॉइड कैटेगरी में होंगे, जो थोड़ी बहुत मेटल की और थोड़ी बहुत नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज को शो कर देते हैं। अच्छा, अगर हम टॉप 20 एलिमेंट की बात करें, टॉप 20 एलिमेंट, तो हम सभी जानते हैं हाइड्रोजन, जो कि सबसे लाइटेस्ट है ना, लाइटेस्ट माना जाता है। हीलियम गैस, ठीक है, हीलियम एक गैस के तौर पे है। लिथियम, जिसको आज के टाइम में बैटरीज, लिथियम आयन बैटरीज बहुत जबरदस्त डिमांड में है, लिथियम आयन बैटरीज, तो लिथियम का यूज बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अच्छा, बेरिलियम, बोरोन, बोरोन 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 कहाँ यूज किया जाता है बोरोन को, बोरोसिलिकेट, जो लैब में आप एपरेटस वगैरह देखते हैं, फनल हो गया, बीकर हो गया, ये सब कहीं ना कहीं बोरोसिलिकेट बोरोन का इस्तेमाल किया जाता है। और कार्बन के बिना तो देखो लाइफ को आप इमेजिन ही नहीं कर सकते, है ना, लाइफ को इमेजिन नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि हमारी पूरी बॉडी किससे मिलकर बनी है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस। हम सुबह क्या खा रहे हैं भैया, रोटी वोटी खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, ग्लूकोज है उसके अंदर, ग्लूकोज के अंदर कार्बन है, चाय बना रहे हैं, चीनी है उसके अंदर कार्बन है, सोप हो, डिटर्जेंट हो, कपड़े हो, कॉटन के हो, नायलॉन के हो, रेयन के हो, हर जगह कार्बोहाइड्रेट, डीएनए है, न्यूक्लिक एसिड है, प्रोटीन है, हर जगह कार्बन कार्बन कार्बन, वुड है कार्बन, तो कार्बन के बिना तो लाइफ इम्पॉसिबल है। नाइट्रोजन का इस्तेमाल कहाँ हो रहा है, फर्टिलाइजर्स की फॉर्मेशन में हो रहा है। ऑक्सीजन के बिना तो यार सांस नहीं ले सकते, है ना, किसी चीज को जला नहीं सकते। लोग वैसे तरक्की से जला देते हैं अपनी, लेकिन केमिस्ट्री कहती है कि ऑक्सीजन के बिना कुछ नहीं चलेगा।
अच्छा, क्लोरीन कहाँ है? ये हमारे टूथपेस्ट में है। कहते हैं ना आपके टूथपेस्ट में नमक है, नहीं, फ्लोरीन है, इन द फॉर्म ऑफ फ्लोराइड आयन है। नियोन, इसके लैंप, नियोन लैंप, नियोन लाइट। सोडियम आप सभी जानते हैं, सोडियम क्लोराइड है ना। ये सोडियम आयन तो हमारे बॉडी के ब्लड प्रेशर तक को कंट्रोल करता है। मैग्नीशियम कहाँ है? मैग्नीशियम आपको हर जगह जितनी भी हरियाली दिख रही है ना पेड़ पौधों में, उनकी पत्तियों में है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ क्लोरोफिल। एल्यूमिनियम कहाँ नजर आ रहा है? अरे घर के बर्तन जो हैं जिसमें आप खाना बना रहे हैं, वो चाहे प्रेशर कुकर हो, एल्यूमिनियम का है। हवाई जहाज आप उड़ा रहे हैं, एयरक्राफ्ट, उसकी जो बॉडी है वो भी एल्यूमिनियम की बनी है। सिलिकॉन तो देखिए सेमीकंडक्टर चिप्स वगैरह में धड़ल्ले से इस्तेमाल किया जा रहा है। फॉस्फोरस, फॉस्फोरस का इस्तेमाल होता है मैचेस में, तीलिया मैचेस, ठीक है, फायरवर्क्स में इस्तेमाल किया जाता है। देखो एक बात बता देता हूँ, व्हाइट फॉस्फोरस जो होता है, जैसे कार्बन के एलोट्रोप होते हैं डायमंड ग्रेफाइट, इसी तरह फॉस्फोरस के भी एलोट्रोप होते हैं, ये व्हाइट फॉस्फोरस और रेड फॉस्फोरस। ये जो व्हाइट फॉस्फोरस होता है, इट इज हाईली रिएक्टिव, एक नॉन मेटल है जिसको, इकलौता एक नॉन मेटल है जिसको पानी में स्टोर करके रखा जाता है, क्योंकि इतना ज्यादा रिएक्टिव है कि हवा में आते ही आग लग जाती है। व्हाइट वैक्सी सॉलिड होता है, अगर इसको फेस पे डाल देना तो फेस के में जो जॉ मूवमेंट है जिससे आप खाना खाते हैं, इस मूवमेंट को ब्लॉक कर देता है, इंसान बड़ा तड़प तड़प के मरता है। इट इज अ वार क्राइम। इस्तेमाल करना इसका एज ए केमिकल वेपन के तौर पे इस्तेमाल करना यूनाइटेड नेशन ने डेजिग्नेट किया हुआ है वॉर क्राइम। लेकिन फिर भी कुछ खतरनाक कंट्रीज हैं जो बेचारे जो उनके अड़ोसी और पड़ोसी हैं या जो इतने पावरफुल कंट्री नहीं है उन पे इस्तेमाल कर लेते हैं। खास तौर से जो इजराइल है, बड़ा खतरनाक कंट्री है, इस्तेमाल करता है उसका। चलिए, सल्फर, येलो सॉलिड, सल्फर है येलो सॉलिड, जिसका इस्तेमाल आप H2SO4 अर्थात सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में कर रहे हैं। सल्फर येलो सॉलिड होता है, खासतौर से कहाँ मिलता है? जो वॉल्केनिक एरियाज होते हैं, जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है, लावा निकलता है, ठंडा हो जाता है, तो सल्फर इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट कंपोनेंट। अच्छा, क्लोरीन, क्लोरीन एज ए डिसइंफेक्टेंट हम यूज करते हैं। डिसइंफेक्टेंट, जो घरों में पानी आता है वो क्लोरीनेटेड वाटर आता है, तो क्लोरीन में एक डिसइंफेक्टेंट प्रॉपर्टी होती है। अच्छा, क्लोरीन हो गया, देन आर्गन हो गया, जो कि एक तरीके से आपकी किस तरह की गैस होती है? इनर्ट गैस होती है। पोटेशियम, पोटेशियम, पोटेशियम क्या करता है? पोटेशियम देखो, एक तो नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करना, मसल्स की स्ट्रेंथ को भी कंट्रोल करता है। मसल स्ट्रेंथ, अगर बॉडी में पोटेशियम की बहुत ज्यादा कमी हो गई तो समझ लीजिए मसल्स 1 किलो वेट नहीं उठने वाला, इतना खतरनाक मेटल है। कैल्शियम, ये हमारे टीथ और बोन्स को तो कर ही रहा है। सीमेंट का भी एक बहुत बड़ा कंपोनेंट कैल्शियम होता है। ऐसे तो हम हर एलिमेंट के बारे में कुछ ना कुछ बातें कर सकते हैं, ये तो मैंने लेकिन टॉप 20 एलिमेंट ले लिए जस्ट टू इंट्रोड्यूस कि हाँ यार, एलिमेंट्स के बिना हम लाइफ को इमेजिन नहीं कर सकते, कितना ज्यादा जरूरी है, कितना इंपॉर्टेंट रोल ये एलिमेंट हमारी लाइफ में प्ले करते हैं। ठीक है, आज तक अगर हम देखें ना तो बुक्स में तो वैसे 118 एलिमेंट लिखा जाता है, बट उससे थोड़ा ज्यादा आगे जा चुकी है कहानी। तो 118 एलिमेंट्स सो फार बुक्स में हमें नजर आ जाते हैं। इनमें से भी लगभग लगभग 65% के आसपास जो एलिमेंट होंगे ना, वो जनरली मेटल्स होते हैं। वो जनरली मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल थोड़े कम होते हैं, और मेटलॉइड तो एक तो विलुप्त प्रजाति, विलुप्त तो मैं नहीं कहूंगा, बट ऐसी प्रजाति जो अब बहुत कम रह गई है, एंडेंजर्ड स्पीसीज कहना ठीक रहेगा। तो हर एलिमेंट का अपना एक यूज है। इसमें से ज्यादातर एलिमेंट तो नेचुरली अकर होते हैं, मतलब मुझे ऐसा लगता है 100 से भी ज्यादा एलिमेंट नेचुरली अकरिंग एलिमेंट होंगे जो अर्थ में किसी ना किसी फॉर्म में मिल रहे हैं। लेकिन कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो कि आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड किए जाते हैं। बहुत सारे एलिमेंट ऐसे होंगे जो यूरेनियम के बाद आप देखते हैं ना एलिमेंट,
प्लूटोनियम, इस टाइप के, ये आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड किए जाते हैं। तो ज्यादातर एलिमेंट इसमें नेचुरल होते हैं और कुछ एलिमेंट हम आर्टिफिशियली भी सिंथेसाइज्ड करते हैं। यानी कि नेचुरल भी है एलिमेंट और आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड भी किया जा रहा है, आर्टिफिशियली इन्हें सिंथेसाइज्ड भी किया जा रहा है। चलो बहुत अच्छी बात है। अब हम अगर टेम्परेचर का इफेक्ट देखें कि किसी सॉलिड के ऊपर, किसी एलिमेंट के ऊपर उसके टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा, तो चलिए एक बार जरा टेम्परेचर की भी बात कर ही लेते हैं। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की बात करता हूं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एलिमेंट्स। देखो हमने ये तो देख ही लिया कि एलिमेंट्स की 3 डिफरेंट स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो अगर हम किसी सॉलिड की बात करें, लाइक कि भाई सॉलिड में जो भी एटम्स हैं दे आर क्लोजली एंड टाइटली पैक्ड, ठीक, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बड़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। लेकिन होगा क्या जब आप टेम्परेचर बढ़ाना शुरू करते हैं किसी भी एलिमेंट का, किसी भी सब्सटेंस का, तो उसके जो पार्टिकल होते हैं दे स्टार्ट गेनिंग हीट एनर्जी। वो हीट एनर्जी को गेन करना शुरू कर देते हैं और वो हीट एनर्जी कहाँ जाएगी, एटम के पास जाएगी, उसके पार्टिकल एटम के पास जाएगी या मॉलिक्यूल के पास जाएगी, अगर पार्टिकल मॉलिक्यूल है तो। वो एटम या पार्टिकल जब हीट एनर्जी को गेन करते हैं तो दे स्टार्ट वाइब्रेशन अबाउट देयर मीन पोजीशन। वो अपनी पोजीशन पे कुछ कुछ वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। ओवर हीट करोगे तो ओवर वाइब्रेशन, ओवर हीट करोगे ओवर वाइब्रेशन। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द पैसेज ऑफ हीट एनर्जी, तो जो उनके बीच में गैप है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। कोई भी सॉलिड ले लेते हैं, कोई भी एक्स, मैंने कोई सॉलिड ले लिया एक्स एंड सपोज इसका मेल्टिंग पॉइंट है, लेट इट बी 90 डिग्री सेल्सियस, ये सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट है। तो मैं जब इस सॉलिड को हीट करूंगा तो इसका टेम्परेचर बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ते 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 कहां तक जाएगा, अपने मेल्टिंग पॉइंट तक जाएगा। इसको मैंने कुछ हीट एनर्जी दी, लेट इट बी H1, मैंने इसको कुछ हीट एनर्जी दी एंड दिस हीट एनर्जी विल रेज इट्स टेम्परेचर फ्रॉम, जो भी इसका रूम टेम्परेचर होगा उससे लेके अब ये 30 तक जाएगा। इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेस एंड रीचेस टू 90 डिग्री, 90 डिग्री सेल्सियस तक अब इसका टेम्परेचर चला गया। हाँ, थोड़ी पैकिंग जरूर लूज हो गई होगी, ठीक है ना, पैकिंग थोड़ी लूज हो गई होगी, अट्रैक्शन क्योंकि कम हो चुकी होगी इसके बीच में। लेकिन अब अगर मैं इसको ओवर हीट दूंगा ना, तो अभी ये सॉलिड तो है एक्स और इसका टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते कहां तक आ गया, अपने मेल्टिंग पॉइंट तक आ गया। और अब मैं इसको हीट करूंगा तो ये सॉलिड नहीं रहेगा बल्कि अब ये लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। अब ये किस फॉर्म में आ गया है, अब ये जो x है ये लिक्विड में आ गया, लेकिन इसका टेम्परेचर अभी भी 90 डिग्री ही रहेगा। ये सॉलिड था x, मेल्ट होके लिक्विड में आया लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ा, क्योंकि यहां पर आप जो भी हीट एनर्जी दे रहे हैं इट इज नॉट रेजिंग इट्स टेम्परेचर, वो इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ा रही है, बल्कि जो भी हीट आप इसके मेल्टिंग पॉइंट पर आप इसको देंगे वो इसकी फिजिकल स्टेट को चेंज करेगी एंड वी कॉल दैट लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। जी हाँ, क्या कहेंगे हम इसको, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहेंगे हम इसको। वो हीट जो किसी सॉलिड को उसके मेल्टिंग पॉइंट पर हम देते हैं टू कन्वर्ट, टू चेंज इट्स फिजिकल स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब मैं इसको ओवर हीट करता हूं, मैं इसको ओवर हीट देता हूं, तो अब इसका टेम्परेचर बढ़ेगा 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 और बढ़ते बढ़ते कहां तक जाएगा, अपने बॉइलिंग पॉइंट तक जाएगा। तो चलिए, हर लिक्विड का एक बॉइलिंग पॉइंट भी होता है, मैं मान लेता हूं इसका 150 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट है। तो अब ये जो वेपर है, अब ये जो लिक्विड है, सॉरी, इस लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ेगा और लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते कहां तक आएगा, अपने बॉइलिंग पॉइंट तक आएगा, दैट इज कितना मैंने माना है 150 डिग्री सेल्सियस। हम इसको ओवर हीट करते हैं, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर ले लेता हूं क्योंकि यहां जगह मुझे थोड़ी सी कम दिखाई दे रही है, और इसको भी मैं थोड़ा सा और साइड में कर देता हूं, थोड़ा ऊपर कर देता हूं, प्रॉपर जगह बन जाएगी। अब देखिए इधर थोड़ा कम मजा आ रहा है, इसको थोड़ा ऊपर किया जाए, इसको नीचे नहीं, ऊपर ही ठीक है। अच्छा, अब हमने लिक्विड को हीट किया, लिक्विड का टेम्परेचर स्टार्टिंग में 90 डिग्री था जो मेल्ट होके आया, उसके बाद इसका टेम्परेचर बढ़ते 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 कहां तक गया, अपने बॉइलिंग पॉइंट तक चला गया।
लेकिन हम अभी भी हीट कर रहे हैं। अब हम हीट करेंगे ना तो ये लिक्विड से पूरी तरह किस में चला जाएगा, अब ये पूरी तरह वेपर में आ जाएगा। ये आ गया जी वेपर। वेपर का टेम्परेचर कितना होगा, 150 डिग्री सेल्सियस होगा अभी स्टार्टिंग में, क्योंकि हम जितनी भी हीट यहाँ पर देंगे वो इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ाएगी, उसकी फिजिकल स्टेट को चेंज कर देगी लिक्विड से वेपर में। दिस इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। दिस इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। हाँ, अब अगर हम इसको यहां पर हीट करेंगे तो अब ये वेपर से, बट इसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब ये 200 जाए, 300 जाए, जितना भी जाए, मान लो 300 तक पहुंच गया। तो मतलब क्या हुआ कि किसी भी सॉलिड को, अपन बात करते हैं एलिमेंट की, हमने कोई भी XYZ एलिमेंट लिया, वो चाहे एल्यूमिनियम हो, कॉपर हो, सिलिकॉन हो, जो भी हो, उस सॉलिड को हम हीट करेंगे तो रूम टेम्परेचर पे है अभी वो सॉलिड, उसका टेम्परेचर बढ़ते 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 कहां तक आएगा, अपने मेल्टिंग पॉइंट तक आएगा। यानी किसी सॉलिड को उसके मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर आप हीट नहीं कर पाएंगे। जब वो सॉलिड अपना मेल्टिंग पॉइंट अटेन कर लेगा, उसके बाद भी अगर आप उसे हीट कर रहे हैं तो उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, बल्कि उसकी फिजिकल स्टेट चेंज हो जाएगी, वो सॉलिड से लिक्विड में जाएगा। और यहां पर जो आप हीट दे रहे हैं दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब दुनिया की कोई भी हीट होती है, इट इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर स्टैंडर्ड, कि या तो 1 ग्राम के लिए उसको डिफाइन करो, 1 किलो के लिए करो, या 1 मोल के लिए करो। तो इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 ग्राम ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। क्या बोला मैंने, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट required to convert 1 gram of solid into liquid at its melting point। यहां पे लिख देता हूं, it is the amount of heat required to convert 1 gram solid into liquid at its मेल्टिंग पॉइंट। किसी भी सब्सटेंस को उसके मेल्टिंग पॉइंट पर जब आप हीट देते हैं तो उसकी फिजिकल स्टेट चेंज हो जाती है, टेम्परेचर नहीं बढ़ता। चलो जी, फिजिकल स्टेट चेंज हो गई, सॉलिड से लिक्विड में आ गया। लिक्विड को हीट करोगे तो अब उसका टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते कहां तक जाएगा, अपने बॉइलिंग पॉइंट तक जाएगा। फिर बॉइलिंग पॉइंट पे आप दोबारा हीट करोगे तो फिर टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, उसकी फिजिकल स्टेट चेंज हो जाएगी, और वो हीट हम कौन सी देंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्या हो जाएगी, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 ग्राम लिक्विड इनटू वेपर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, लिक्विड इनटू वेपर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो इस तरह से ये हमने बात की एलिमेंट्स की। लेकिन एलिमेंट्स में मैंने जो सबसे पहले बात की थी, मैंने क्या कहा कि एलिमेंट्स आर द सब्सटेंस व्हिच कंसिस्ट ऑफ वन टाइप ऑफ एटम। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। कभी कभी, कभी कभी कुछ एलिमेंट्स ऐसे आ जाएंगे, कभी कभी कुछ एलिमेंट ऐसे आ जाएंगे जिनमें अलग अलग तरह के एटम्स होंगे, जिन्हें हम बोलते हैं आइसोटॉप। कि आइसोटॉप्स आर दी atoms of an element, isotopes are the atoms of an element having same atomic number but different mass number। चलिए, मेरे को लगता है ये बच्चे जानते भी होंगे। जैसे रोल नंबर 1 हाइड्रोजन, 1H1 2H1 3H1, प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्राइटियम। This is protium, this is deuterium, this is tritium। देखिए, अब क्या होता है, नेचर में हमें हाइड्रोजन मिली, बट उस नेचर में जो हमें हाइड्रोजन मिली, ये मत सोचना कि वो केवल प्रोटियम होगी या केवल ड्यूटेरियम या केवल ट्राइटियम, वो तीनों का मिक्सचर मिलेगी हमें। बट हो सकता है उस मिक्सचर में कोई एक बहुत ज्यादा हो, कोई दूसरा बहुत कम हो। दैट इज कॉल्ड रिलेटिव अबंडेंस, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव अबंडेंस। कि नेचर में कौन कितना कितना परसेंट मिल रहा है। लगभग 99.9% तो प्रोटियम है, 0.015% ड्यूटेरियम है, और 10⁻⁻15% जो कि बहुत ज्यादा कम है, बहुत ज्यादा कम है, नेचर में इस तरह से प्रेजेंट है। तो अगर मुझे वेट निकालना है हाइड्रोजन का, तो मैं एवरेज वेट निकालूंगा। और एवरेज वेट कैसे निकलेगा, एवरेज वेट निकलेगा कि इसकी एक यूनिट का मास है 1 और इसकी अकरेंस है 99.9, इसके एक यूनिट का मास 2 और अकरेंस है पॉइंट दिस,
ये है 3 यूनिट और इसकी अकरेंस है इतनी, टोटल जो परसेंटेज होती है इट इज ऑलवेज 100। तो जो एवरेज मास आता है ना कहीं वो 1.008, जो कि इसको राउंड ऑफ करके हम प्रोटियम का मास ही ले लेते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट आप देख रहे हो हाइड्रोजन में ड्यूटेरियम और ट्राइटियम तो बहुत बहुत ज्यादा कम है, ज्यादातर मास किसका आ रहा है, प्रोटियम का। तो जब भी आप हाइड्रोजन के मास की बात करते हैं तो 1 इसलिए लेते हैं क्योंकि इसमें प्रोटियम बहुत ज्यादा मात्रा में है। अच्छा, क्लोरीन की जब हम बात करते हैं तो क्लोरीन का भी डबल रोल है, 1735 और 1737, लेकिन जब हम क्लोरीन का एटॉमिक वेट पढ़ते हैं तो इट इज 35.5। अब 35.5 तो यहाँ कोई भी नहीं है, क्योंकि जब कोई एलिमेंट आइसोटोपिक फॉर्म में होता है तो हम हमेशा उसके एवरेज वेट की बात करते हैं, एंड एवरेज वेट डिपेंड्स अपॉन देयर रिलेटिव अबंडेंस। नेचर में जो 35 है वो तो 75% होता है और ये 25%। अब अगर मैं एवरेज वेट की बात करूंगा तो 35 इंटू 75, 37 इंटू 25 अपॉन 100, तो कहीं ना कहीं ये आ गया 35.5 यूनिट। यानी जो एवरेज वैल्यू है वो उसके ज्यादा क्लोज है जो नेचर में ज्यादा अमाउंट पर होता है। ठीक, इसी प्रकार से क्वेश्चन लेते हैं कि नियोन exist in two isotopic form, exist in two isotopic forms, that is neon 1020 and neon 1022. If average weight of neon is 20.4, find relative abundance, find relative abundance। चलिए देखो, नियोन हमारा दो फॉर्म में है, नियोन हमारा दो फॉर्म में आ रहा है। किस किस फॉर्म में आ रहा है? एक आ रहा है नियोन 1020 और एक आ रहा है नियोन 1022। अगर ये x% है नेचर में तो ये डेफिनेटली कितना होगा, 100 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों की परसेंटेज मिला के तो 100 ही होगी ना। दिस इज द रिलेटिव अबंडेंस कि एक अगर x% है तो दूसरा 100 माइनस एक्स होगा। एवरेज वेट कैसे निकलता है? एवरेज वेट निकलता है मोलर मास इनटू में अकरेंस, मोलर मास इनटू में अकरेंस अपॉन में 100। एवरेज वेट कितना है? 20.4। सो 20.4 इज इक्वल टू 20x प्लस 2200 माइनस 22x अपॉन में 100। सो इट इज 2040, that is 2200 minus 2x, so this and this, so 2x is equal to 160, so x is equal to 80। तो इसका मतलब साफ हो गया कि जो नियोन 20 वाला है वो 80% है और नियोन 22 जो है, नियोन 22 जो है that is 20%। ठीक है, तो ये तो बात हुई आइसोटॉप की कि एलिमेंट्स अलग अलग तरह के हैं, जिनके अंदर जो पार्टिकल हैं वो एटम भी हैं और कुछ एलिमेंट के अंदर पार्टिकल मॉलिक्यूल भी हैं। अब मैं जरा उनकी बात करूं जिनके अंदर पार्टिकल मॉलिक्यूल है, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हम उन्हें कंपाउंड माने या एलिमेंट माने। एलिमेंट ही मानेंगे। पार्टिकल कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल, वो एलिमेंट जिनके अंदर पार्टिकल मॉलिक्यूल हैं, जैसे H2 डाई एटॉमिक, F2 दो एटम का एक पार्टिकल, दो एटम का एक पार्टिकल दैट इज मॉलिक्यूल, दो एटम का एक पार्टिकल मॉलिक्यूल। इसी तरह ये हो गया, इस तरह ये हो गया, इस तरह ये हो गया, है ना। इसी तरह O2 हो जाएगा, राइट। तो यहां पर जो पार्टिकल है वो मॉलिक्यूल है। जैसे फास्फोरस टेट्रा एटॉमिक फॉर्म में है, सल्फर ऑक्टा एटॉमिक फॉर्म में है। तो कहीं एटॉमिसिटी 2 है तो कहीं एटॉमिसिटी 4 भी है तो कहीं एटॉमिसिटी 8 भी है, और ओजोन के केस में 3 भी है। ठीक है, ओजोन के केस में 3 भी है। सो ये बात हुई एलिमेंट की। कोशिश की गई कि एलिमेंट के बारे में कोई बात बाकी ना रहे। बाकी तो सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में ज्यादातर बच्चे जानते ही हैं, डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम होती है, कौन इनकम्प्रेसिबल होता है, कौन फ्लूइड होता है, ये सारी बातें बच्चों को पता है कि सॉलिड के अंदर फ्री स्पेस होता है। ये तो बच्चे 9th क्लास में, छोटी क्लासेस में पढ़ भी लेते हैं। तो फिलहाल क्योंकि हम बात कर रहे हैं 11th क्लास के रिस्पेक्ट में, तो इतना तो मान के हम चल ही रहे हैं कि बच्चों को इतना ज्ञान है।
तो जो बेसिक बातें थी एलिमेंट के रिगार्डिंग वो हमने डिस्कस कर ली। ठीक, सो एलिमेंट्स बने होते हैं एटम के, और एटम्स के बीच में होगी इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बट ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी ये फिजिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, केमिकल नहीं होती। एटम्स आपस में यहां पर केमिकली बॉन्डेड नहीं है, अगर है तो फिर वो मॉलिकुलर फॉर्म में होगा, जैसे H2 Cl2 Br2 इस टाइप में। तो जनरली जो फोर्स होती हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है, दैट इज फिजिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो कि स्ट्रॉन्ग या वीक कुछ भी हो सकती हैं। सारे एटम एक जैसे होते हैं, लेकिन कहीं कहीं अलग अलग तरह के एटम आ जाते हैं, हल्के भारी उससे भारी, जैसे कि आइसोटॉप की हमने बात की। आइसोटॉप की जो मैंने बात की अभी, ये मैंने आपको कुछ एग्जांपल दिए, जैसे हाइड्रोजन का दिया, क्लोरीन का दिया, नियोन का दिया। इसी तरह से आप कार्बन का भी देख सकते हैं। कार्बन भी आपको C612 C614 फॉर्म में मिलता है, यूरेनियम 92 235 में, और यूरेनियम 92 238 फॉर्म में मिलता है, जिसमें ये बड़ा कमाल का है, जो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में फिशन मटेरियल चाहिए, जो टूटता है, जो एनर्जी लिबरेट करता है, वो है 92 235। इसमें से जो ये 235 है ना, चलो इसकी भी थोड़ी सी कहानी बता ही देता हूं, आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत जरूरी है। देखो क्या होता है, ये नेचर में जनरली ये 99.3% के आसपास तो यूरेनियम 238 है। यानी कि अगर आपको 1 किलो यूरेनियम मिल गया ना अर्थ में से, अगर आपको माइनिंग के थ्रू 1 किलो यूरेनियम मिल गया, तो ये समझ लीजिएगा उसमें 993 ग्राम तो यूरेनियम 238 है, जो फिशन मटेरियल नहीं है, जो कि फिशन मटेरियल नहीं है। और जो फिशन मटेरियल है, जो ब्रेक डाउन होता है, जो न्यूक्लियर बॉम्ब में, न्यूक्लियर रिएक्टर में हम इस्तेमाल करते हैं, वो 235 होता है। अब आज के दौर में आप देख रहे हैं कि भाई ईरान पे जबरदस्त बॉम्बारी कर रखी है अमेरिका ने। अमेरिका कह रहा है कि भाई उसके पास यूरेनियम 235 है, उसके पास लगभग ऐसा माना जा रहा है 400 किलो यूरेनियम है। लेकिन यूरेनियम तो दो फॉर्म में होता है, तो जब हम यूरेनियम 238 को 235 में कन्वर्ट करते हैं, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एनरिचमेंट। एनरिचमेंट कहा जाता है। तो अमेरिका और इजराइल कह रहे हैं कि भाई इसके पास लगभग 60% एनरिच्ड, 60% तक इसने यूरेनियम को एनरिच कर लिया है, और जो बॉम्ब बनाने में यूज होता है वो 90% एनरिच्ड यूरेनियम होता है। अब डर ये है अमेरिका और इजराइल को कि अगर भाई ईरान ने अपना यूरेनियम, जैसा कि क्लेम किया जा रहा है कि उसके पास 400 किलो है और वो 60% तक एनरिच हो चुका है, अब उन्हें डर है कि कहीं ईरान अपनी लैब वगैरह में इस 60% से अगर 90% पहुंच गया, तो भाई फिर तो गजब हो जाएगा। वो तो अभी नहीं मान रहा, अभी घुटने नहीं टेक रहा, अभी भी उसने कह दिया लड़ूंगा। तो भाई अगर उसने 90% कर लिया, तो हो सकता है उस दिन वो इजराइल को जरा ज्योग्राफी से भी मिटा दे। तो इसी बात की वजह से युद्ध रुक नहीं रहा है। हो जाता है कभी कभी संघर्ष विराम हो जाता है, लेकिन फिर चलता है। वो यूरेनियम है, बहुत ही डेंजरस एलिमेंट होता है यूरेनियम। खैर, तो हर एलिमेंट की अपनी कोई ना कोई खासियत है, हर एलिमेंट के बारे में कुछ ना कुछ आपको खास मिलेगा। बट अभी वो सारी केमिस्ट्री तो हम यहाँ पर पढ़ नहीं सकते। जो बेसिक बातें थी रिगार्डिंग एलिमेंट, वो मैंने एक लेक्चर में आपके लिए डिस्कस कर दी। तो मिलते हैं आप किसी और लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ। टिल देन पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।